लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। A few moments later. अगर आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, तो दोस्तों आज की हमारी बुक बिजनेस की सबसे आसान और सरल बुक है। यह आपके बिजनेस शुरू करने की प्रोसेस को बिल्कुल आसान बना देगी। आज की हमारी बुक समरी दिलचस्प कहानियों और प्रैक्टिकल नॉलेज से भरी हुई है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों इसके लिए आपको MBA करने की आवश्यकता नहीं है। इस बुक की सभी कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आप अपनी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों तो इस जर्नी में लास्ट तक बने रहिए। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, एंड बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम ऐसे ही वर्ल्ड फेमस बुक्स की समरी आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो बुक समरी में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पर्सनल MBA बुक की समरी के बारे में, जिसके ऑथर हैं जोश कॉफमैन, जो एक बिजनेस कोच, एक पब्लिक स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। दोस्तों उन्होंने प्रोक्टर एंड गैम्बल में कई सालों तक ब्रांड मैनेजर के रूप में काम किया था। फिर उन्हें बाद में एहसास हुआ कि उनकी लाइफ का पर्पज अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना है, तो उन्होंने अपने इस ड्रीम को पूरा किया। जो उसने MBA नहीं की थी, लेकिन उन्होंने हजारों बुक्स पढ़ करके और कई हजार घंटों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा था, और उन्होंने अपने सभी एक्सपीरियंसेस को इस बुक के अंदर डाला है, जिससे हम आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जोश कॉफमैन की एक बेहतरीन किताब के इंट्रोडक्शन से। फेमस एक्टर जॉन वाइन ने एक बार कहा था कि लाइफ इज टफ, बट अगर आप स्टूपिड हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा टफ हो जाएगी। एक बिजनेस चलाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको MBA की डिग्री लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आप फेल होने से डरते हो, या शायद आपको पता ही नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर आप भी इन सभी सवालों में उलझे हुए हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये सबसे प्रैक्टिकल और समझने में आसान बुक है। दोस्तों इसमें आप कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। आप समझेंगे कि असल में बिजनेस कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, और अपने मौजूदा बिजनेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बिजनेस करना बहुत रिस्की होता है, आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खो सकते हैं, या फिर आप बिजनेस चलाने में एक्सपर्ट नहीं हैं। जितनी भी नेगेटिव बातें लोग आपको बताते हैं उन सब के बारे में भूल जाइए। आपको सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, और एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जगह आप एक छोटी सी शुरुआत भी कर सकते हैं। एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको इन 5 चीज़ों को समझना होगा। तो आइए दोस्तों एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। सबसे पहला वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि वो कौन सा प्रोडक्ट या फिर सर्विस है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस के जरिए आप लोगों को कितनी वैल्यू दे पाएंगे। आपकी असली वर्थ इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों को उनके पैसे के बदले में कितनी वैल्यू दे सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी लोगों को ज़रूरत है या फिर मार्केट में कमी है। जो भी चीज़ कस्टमर की लाइफ को थोड़ा सा भी बेहतर बना दे, हम उसे वैल्यू कहते हैं। दोस्तों वैल्यू एक ऐसा अनुभव होता है जिसे कस्टमर हमेशा याद रखते हैं, और ऐसा एक्सपीरियंस जिसके सामने दूसरों की सर्विसेज फीकी लगने लगती हैं। दोस्तों यानी अगर आप दूसरों के मुकाबले उसी दाम पर अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा वैल्यू जोड़ करके देंगे तो आप लंबे समय तक सक्सेसफुल रह सकते हैं। दोस्तों और ये संभव है, इसी सोच से आप लॉयल कस्टमर बना सकते हैं। दोस्तों दुनिया के टॉप ब्रांड्स और बिजनेस में इसी बात पर फोकस किया गया है, और इसे अच्छे से समझने के लिए आइए पहले बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों बिजनेस एक कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है जो एक डिमांड को समझ करके प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्रिएट करके वैल्यू प्रोवाइड करती है। दोस्तों और दूसरा जो कुछ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और तीसरा प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऐसे दाम पर बेचता है जिसे कस्टमर देने के लिए तैयार होते हैं।
और चौथा ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो लोगों की उम्मीद पर खरा उतर सके, और पांचवा इस तरह बिजनेस इतना प्रॉफिट कमा सकता है जिसे बिजनेस जारी रखने के लिए बिजनेसमैन को सोचना ना पड़े दोस्तों। ये 5 चीजें बिजनेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है वैल्यू क्रिएशन। इसमें कस्टमर्स की जरूरत को समझ करके एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाया जाता है। दूसरा है मार्केटिंग, और इसका मकसद होता है लोगों का ध्यान अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस की तरफ खींचना और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना दोस्तों। और तीसरा है सेल्स। इसमें आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं जिसके लिए वो आपको एक उचित कीमत चुकाता है। और चौथा है वैल्यू डिलीवरी। इस स्टेप में आपने जो वादा किया था वो वैल्यू और एक्सपीरियंस कस्टमर को देना है, और इस बात का ध्यान रखना होता है दोस्तों कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। और पांचवा है फाइनेंस। इसका मकसद ये देखना होता है दोस्तों कि आप इतना प्रॉफिट तो कमाएं कि बिजनेस को चलाया जा सके दोस्तों। तो देखा आपने, एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ इन 5 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जरूरी तो नहीं कि बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल और पेचीदा हो, चाहे आपने फाइनेंस के सब्जेक्ट को स्टडी किया हो या फिर नहीं, या फिर आप अमीर हो या फिर नहीं, आपके परिवार में पहले किसी ने बिजनेस किया हो या ना किया हो, तब भी आप अपने दम पर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। आपको अपने बिजनेस के इन 5 पॉइंट्स को पेपर पर लिख लेना चाहिए, या फिर आप एक सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आपने इसे ठीक से समझ लिया तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका ये मतलब भी है कि आपके पास एक क्लियर बिजनेस प्लान है और वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है। आपको एक और बात जानने की आवश्यकता है दोस्तों, इसे आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहा जाता है। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक इन्वेंटर था जिसने सेगवे पीटी बनाई थी दोस्तों, जो एक सेल्फ बैलेंसिंग 2 व्हीलर स्कूटर थी जिसे उन्होंने $5000 में बेचा था। डीन का कहना था कि उनका प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाने की ताकत रखता है, ठीक वैसे ही जैसे कार के इन्वेंशन ने घोड़ा और बुग्गी की जगह ले ली थी, और उन्होंने उम्मीद की थी कि वो 1 साल में 50,000 स्कूटर बेच देंगे। लेकिन 5 सालों बाद तक भी वो सिर्फ 23,000 स्कूटर ही बेच पाए। ये उनके गोल का केवल कुछ ही प्रतिशत था। स्कूटर का डिजाइन उनका प्रॉब्लम नहीं था, वो तो काफी सिंपल और आरामदायक था, और तो और वो इको फ्रेंडली भी था। प्रॉब्लम थी उसकी कॉस्ट। लोग एक स्कूटर पर $5000 खर्च नहीं करना चाहते थे। इसकी बजाय वो पैदल चलना या फिर बाइक पर जाना ज्यादा सस्ता समझते थे। इस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई डिमांड नहीं थी। जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं वो अक्सर यही गलती दोहराते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आपके प्रोडक्ट की रियल डिमांड होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में होगा तो काम नहीं चलेगा दोस्तों, और आप लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसे आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहा जाता है। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी तो इसे खरीदेगा कौन? इसीलिए अपने बिजनेस प्लान को बनाने के बाद उसे दोबारा से ठीक से देखें। थोड़ा मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है दोस्तों आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। अब आपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस तो बना लिया है, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे? ये सिर्फ मार्केटिंग के द्वारा ही किया जा सकता है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफ़ी नहीं है। आप क्या ऑफर कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। मार्केटिंग का मकसद है सही लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना और उन्हें अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनमें दिलचस्पी जगाना। ये आपके टारगेट कस्टमर होते हैं दोस्तों। मार्केटिंग उन कस्टमर्स को ढूंढने का साइंस है जो आपके प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। जो बिजनेस सबसे तेज और कम पैसों खर्च करके अपने टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेता है, उसे एक उम्दा और सक्सेसफुल बिजनेस कहा जाता है दोस्तों। आप जितने ज़्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे, आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मार्केटिंग को अक्सर सेल्स समझने की गलती की जाती है। हम सब ने डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें सेल्समैन ऑन द स्टॉप जा करके कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखा करके उसे खरीदने के लिए कन्वेंस करता है दोस्तों। लेकिन आमतौर पर मार्केटिंग राइट कस्टमर का ध्यान आकर्षित करने के बारे में है, ना कि उसे अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचने के बारे में। सेल्स उसे कहा जाता है जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद करके बदले में आपको पैसे देता है। लोगों का ध्यान खींचना बहुत ही मेहनत का काम है दोस्तों। लोग अपनी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हो सकता है कि उनका ध्यान आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस पर ना जाए। इसलिए आपकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और असरदार होनी चाहिए ताकि कस्टमर उसे नोटिस करने पर मजबूर हो जाए। अब सवाल ये है कि इसे कैसे किया जा सकता है दोस्तों। पहला, मार्केटिंग राइट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जानी चाहिए।
मान लीजिए कि आप घर पर बना वेजिटेरियन खाना बेचना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर अपनी वेजिटेरियन ऑडियंस को खोज सकते हैं। वहाँ पर आप एक ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपने फूड के बारे में लोगों को बताते हैं कि आप किस तरह का खाना उन्हें सर्व कर सकते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट का लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ऑडियंस को अपनी ऐड के बारे में बताएंगे तो ये आपके लिए बेवकूफ़ी होगी दोस्तों, क्योंकि आपकी वो टारगेट ऑडियंस नहीं है। और दूसरा है आपकी मार्केटिंग कुछ हट करके होनी चाहिए, कुछ ऐसा जिसे देख करके उसे नजरें हटाना बिल्कुल मुश्किल हो, जो कस्टमर्स में उनके प्रोडक्ट के बारे में और जानने की इच्छा को पैदा कर दे। जैसा कि इस एग्जाम्पल में जोस कैफमैन जब भी जॉगिंग पर जाते थे तो अपना विमगोर 5 फिंगर्स शूज पहनते थे दोस्तों। वो जूते काफ़ी यूनिक थी और आसानी से किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। रास्ते में लोग अक्सर जोस को रोक करके उनके जूतों के बारे में पूछते थे। जूतों का शेप इतना हट करके था कि लगता था कि मानो उसे ग्लव्स और जूतों के डिजाइन को मिक्स करके बनाया है। अंगूठे की जगह एक पॉकेट जैसा शेप था। उनके सोल पतली रबर के थे दोस्तों, जो रास्ते पर पड़े पत्थर और कांच से पैरों को सुरक्षित रखने का काम करते थे। इसे पहनने वाले के पैर बिल्कुल एक मेंढक के पैर जैसे लगते थे। उनकी डिजाइन इतनी ज्यादा अलग थी कि सबकी नजर उस पर पड़ी ही जाती थी। यहाँ तक एक खड़ूस और स्ट्रिक्ट दिखने वाला आदमी भी जोश को रोक करके पूछ लेता था कि उन्होंने जूते कहाँ से खरीदे। वाइब्रम को अब एडवर्टाइज की जरूरत नहीं थी दोस्तों, उनका ये यूनिक प्रोडक्ट अपने आप ही बिक जाता था। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। 2006 में जब इसे पहली बार मार्केट में डिस्प्ले किया गया था, तब से लेकर के हर साल इसकी सेल 3 गुना बढ़ती रही। ये एक फैशन ट्रेंड और क्रेज बन गया था दोस्तों। और 2009 तक इसकी टोटल सेल्स 10 मिलियन $US तक पहुंच गई थी। उन्हें टीवी कमर्शियल और बड़े बड़े बिलबोर्ड के जरिए एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऑथर सैन गोथिन का कहना है कि मार्केटिंग एकदम यूनिक और दिलचस्प होनी चाहिए, बिल्कुल एक पर्पल काऊ की तरह। जितनी भी मार्केटिंग टेक्निक्स और आइडियाज हैं वो सब ब्राउन काउ जैसे हैं दोस्तों, बिल्कुल एक जैसे बोरिंग और ऑर्डिनरी। आप इमेजिन कीजिए कि एक खेत के अंदर बहुत सारी गायें हैं और उनमें एक गाय पर्पल कलर की है। आपकी नज़र उस पर पड़ेगी ही पड़ेगी, आप चाह कर भी उससे नज़र नहीं हटा पाएंगे। आपको एग्जैक्टली यही अपने कस्टमर्स के साथ भी करना है। आपकी मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे बगैर रह ही नहीं पाएं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है सेल्स। सेल्स बिजनेस प्रोसेस का वो हिस्सा है जहां आपके पास असल में पैसा आता है। अगर आपकी मार्केटिंग जोरदार है तो प्रोडक्ट अपने आप ही बिकने लगेगा। आपको अलग से कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर ट्रिक यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपका गोल होना चाहिए कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानें, उसे पसंद करें और उसकी क्वालिटी पर भरोसा करें। तब जाकर के वो आपसे खरीदेंगे और बार बार खरीदेंगे और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। सेल्स का सीधा कनेक्शन वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग और वैल्यू डिलीवरी से होता है। आपको राइट कस्टमर्स पर फोकस, मार्केटिंग के साथ उनका भरोसा भी जीतना होगा। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी खराब हुई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा दोस्तों। आपका ब्रांड और रेपुटेशन सिर्फ तब बना पाएगा दोस्तों जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप क्लास होगी। आप जितना ज़्यादा वैल्यू अपने प्रोडक्ट में जोड़ते जाएंगे, आपके कस्टमर्स भी आपकी तरफ उतनी ज़्यादा लॉयल होते जाएंगे दोस्तों। वैल्यू जोड़ने का मतलब है अपने कस्टमर्स को उसी कीमत पर एक ऐसा अनुभव देना जो दूसरे ना दे सके दोस्तों। कई बार ये एक्सपीरियंस उनके लिए इतना अच्छा होता है कि वो ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं दोस्तों। आपको अपने कस्टमर्स को अपने साथ बांधे रखना है ताकि अगर नए प्रोडक्ट लॉन्च भी हों तब भी वो आपके ही प्रोडक्ट खरीदना पसंद करे दोस्तों। जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस से संतुष्ट होंगे तब वो दूसरों को इसके बारे में बताएंगे। आप इसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी कह सकते हैं दोस्तों। जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी पब्लिसिटी का कारण बन जाती है दोस्तों, तो इससे आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी दोस्तों। सेल्स बढ़ाने की एक और टिप है दोस्तों, इसे डैमेजिंग एडमिशन कहा जाता है। जब कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो लोगों को उस पर शक होने लगता है दोस्तों, उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका ऑफर कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट हुआ तो संभावना है कि लोग पूछने लगे कि चक्कर क्या है भाई। डैमेजिंग एडमिशन कस्टमर को सीधे सीधे अपने प्रोडक्ट की कमी यानी कि ड्रॉबैक बताने के बारे में है दोस्तों।
इस तरह से आप उनका भरोसा जीत सकते हैं दोस्तों। ऐसा करने से उन्हें एहसास होगा कि आपने झूठ बोल करके उन्हें चीट करने की कोशिश नहीं की है। जोश कॉफमैन और उनकी वाइफ कैल्सी कोलोराडो में घर रेंट पर लेना चाहते थे। उस समय वो न्यूयॉर्क में रहते थे। उनके नए लैंडलॉर्ड बेन और बेटी ने डैमेजिंग एडमिशन का इस्तेमाल किया दोस्तों। उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ खुल करके बताया। नॉर्थर्न कोलोराडो एक पहाड़ी इलाका है। उन्होंने जोश को बताया कि उन्हें रॉक स्लाइड के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें आसपास के एरिया में घूमने वाले शेर और भालुओं से भी चौकन्ना रहना पड़े। जोश ये सब सुन करके घबराए नहीं और ना ही उनका मन बदला। अब वो बेन और बेटी पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगे थे। उन्हें इस बात की खुशी दी कि उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। उनके साथ क्या हो सकता है उस बारे में सब कुछ खुल करके बता दिया। और आखिर में भालू को भगाने के लिए पेपर स्प्रे खरीदने के बाद उन्होंने फाइनली पेपर्स पर साइन भी कर दिया दोस्तों। अब उन्हें कार की भी आवश्यकता थी क्योंकि न्यूयॉर्क में उनके पास अपनी कार नहीं थी। उन्होंने ऑनलाइन सेकंड हैंड कार सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन ऑनलाइन एक बड़ी अमाउंट का पेमेंट करने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी। तब उन्हें कार डीलर मास्टर ऑटो कलेक्शन के बारे में पता चला। उन्होंने जोश को कार की छोटी से छोटी डिटेल को ठीक से दिखाने के लिए कई फोटो दिखाए। यहाँ तक कि कार के पीछे जो थोड़ा सा खरोंच का निशान भी था उसे भी कार डीलर ने छुपाया नहीं, बल्कि उसकी भी फोटो जोश को भेजी। जोश और उनकी वाइफ कार डीलर की ऑनेस्टी से बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्हें विश्वास हो गया था कि वो डीलर भरोसेमंद था, इसीलिए उनमें कार खरीदने का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। मान लीजिए कि आप एक लैपटॉप डीलर हैं, तो आप अपने कस्टमर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लैपटॉप का एक पार्टिकुलर मॉडल ऑफिस और घर के काम के लिए तो है, लेकिन आप इसमें गेमिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हाई ग्राफिक्स और ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। या फिर आप स्मार्टफोन के सेक्टर में है तो आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी तो लाजवाब है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी बहुत कम है। सच बोलने से और सब कुछ पहले बता देने से आप कस्टमर का विश्वास जीत सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई चांसेज हैं कि आपकी डील उसी वक्त फाइनल हो जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है वैल्यू डिलीवरी। एक अच्छे बिजनेस का सीक्रेट मंत्र होता है कि आपने जो वादा किया है उसे ठीक से अपने कस्टमर तक पहुंचाना। कई बिजनेसेस झूठे वादे करके कस्टमर से पैसे ऐंठ लेते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ और ही डिलीवर करते हैं। उसे स्कैम और धोखा कहा जा सकता है दोस्तों, बिजनेस नहीं। वैल्यू डिलीवरी का मतलब होता है कस्टमर्स ने जितने पैसे दिए उसके बराबर या उससे ज़्यादा वैल्यू उसे देना। इस प्रोसेस में कई चीज़ें शामिल है, जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑर्डर को प्रोसेस करना, प्रोडक्ट डिलीवरी और सेल्स के बाद कस्टमर सर्विस। सबसे उम्दा बिजनेस वो होता है जो कस्टमर के सामने ऐसा प्रोडक्ट पेश करे जो उसकी उम्मीदों से भी ऊपर हो। इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट डिलीवरी में अच्छी क्वालिटी, भरोसेमंद सर्विस और फास्ट सर्विसेज ये सब शामिल होने चाहिए। इस बात की गारंटी है कि एक हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर दोबारा आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा दोस्तों। ये कस्टमर दूसरों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बता करके आपकी सेल्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्या आप जैपोज की सक्सेस का सीक्रेट जानना चाहते हैं दोस्तों? जैपोज एक लीडिंग ऑनलाइन शूज स्टोर है। 2009 में अमेजोन ने जैपोज को $1.2 बिलियन में खरीद लिया था। जैपो कस्टमर्स को फ्री शिपिंग की सुविधाएं देता है। इसके अलावा अगर कस्टमर का मन बदल जाए तो उन्हें जूते रिटर्न करने की भी फैसिलिटी देता है और जैपोज उनसे बिना कोई सवाल पूछे जूते वापस ले लेता है। इन सब सुविधाओं के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जूते खरीदना पसंद करते हैं दोस्तों। लेकिन जैपोज की एक खासियत है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, और वो ये थी कि वो कस्टमर को उनकी उम्मीद से बढ़ करके सर्विसेज देता है। वो नेक्स्ट डे डिलीवरी से अपने कस्टमर्स को सरप्राइज कर देते हैं। ऑर्डर प्लेस करते समय उनकी वेबसाइट पर लिखा होता था कि डिलीवरी में 3 से 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो अगले दिन डिलीवरी करके कस्टमर को हैरान कर देता था। जैपोज ने अपने कस्टमर के लिए या फिर जो एक्स्ट्रा सुविधा वो दे रहा है उसके लिए कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया। वो सिर्फ अपने कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते थे, इसीलिए उनके कई लॉयल कस्टमर्स बनते चले गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। हमेशा अपने कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करना और उनकी उम्मीदों से बढ़ करके कुछ देने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपके और दूसरों के सर्विसेज में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी सर्विस देने वाले बन करके रह जाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में।
इसका मतलब होता है कि आपने जो वादा किया था बिल्कुल उसी समय कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना, ये फैक्टर मार्केट में आपकी गुडविल बनाता है। आइए इसे कहानी से समझते हैं दोस्तों। ओहिया में आरोन और पैट्रिक सीरा 2 भाई रहते थे। वो बिजनेस पार्टनर्स थे। उन्हें सीरा सन्स पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता था। वो ज़्यादातर लार्ज स्केल पेंटिंग प्रोजेक्ट पर काम करते थे, जैसे यूनिवर्सिटी, $multi-million के घर, मिलिट्री बेस आदि। उन्होंने जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो ओहिया में एक जाने माने पेंटिंग ब्रांड के नाम से मशहूर होने लगे। तो इन 2 नौजवान भाइयों ने उस एरिया में पेंटिंग दिग्गजों से कैसे मुकाबला किया? इसका राज था प्रिडिक्टिबिलिटी। उन्हें हायर करने का मतलब था कि इस बात की पूरी गारंटी थी कि वो आपको बिल्कुल टाइम पर क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, ना कि क्वालिटी में कोई कसर बाकी होगी और ना ही टाइम में कोई देरी होगी। इसलिए दिन ब दिन उनके कस्टमर की गिनती बढ़ती रही। उनके मुकाबले दूसरे पेंटर्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल थे। वो काम खत्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे, काम में देर से आते थे, बातचीत में मिलनसार और व्यवहारिक भी नहीं थे। उनके काम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। लेकिन आरोन और पैट्रिक अलग थे। वो हमेशा समय से काम शुरू कर देते थे और टाइम पर उसे पूरा भी करते थे। उनका स्वभाव अच्छा था और काम की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। इन गुणों के कारण मार्केट में सीरा सन्स का नाम बनने लगा और उनकी अच्छी रेपुटेशन बन गई। प्रिडिक्टिबिलिटी में 3 फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। पहला है यूनिफॉर्मिलिटी, यानी कि आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस हमेशा बिल्कुल सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जब कोक पीते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल सेम होता है और लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि उसका टेस्ट बिल्कुल सेम होगा, जिसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं दोस्तों। ये करना इतना आसान नहीं है। इस ड्रिंक को बनाने से लेकर के इसकी पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के हर स्टेप में कोका कोला ने यूनिफॉर्मिटी को बरकरार रखा। जरा सोच करके देखिए कि हजारों जगह बिल्कुल सेम प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, न जाने किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। और दूसरा फैक्टर है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बार बार कस्टमर्स को देते रहना। कोका कोला ने 1980 में गलती की थी। उन्होंने कोक की रेसिपी में बदलाव किया। उन्हें न्यू कोक के नाम से प्रोडक्ट बेचना शुरू किया था, लेकिन वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने दोबारा पुरानी रेसिपी को फॉलो करना शुरू कर दिया और उनकी सेल्स पहले की तरह तेजी से बढ़ने लगी। और तीसरा फैक्टर रिलायबिलिटी, यानी कि अपने प्रोडक्ट को बिना किसी गलती और बिना देर किए लोगों तक पहुंचाना। ऑनलाइन स्टोर स्नैपडील के साथ पास्ट में शर्मिंदा करने वाले कई हादसे हो चुके हैं। एक बार एक कस्टमर ने सैमसंग गैलेक्सी कोर स्मार्टफोन का ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन जब पैकेज की डिलीवरी की गई तो बॉक्स में से साबुन की बट्टी निकली। ऐसी एम्बैरसिंग घटना एक बार फिर से हुई जब एक कस्टमर ने मैकबुक प्रो का ऑर्डर दिया था और बदले में उसे हीटर डिलीवर किया गया। अरे रुकिए दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार किसी कस्टमर ने iPhone 4S का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें से मार्बल सोन से भरा बैग निकला। इन सब से उभरने के लिए स्नैपडील ने नई शुरुआत की और स्नैपडील 2.0 लॉन्च किया दोस्तों। एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए कस्टमर को आप पर भरोसा होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपको ऑर्डर दिया है तो उन्हें सही समय पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। इसीलिए आप अपनी वैल्यू डिलीवरी में यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट और रिलायबल तीनों होना होगा दोस्तों। लॉयल कस्टमर्स बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन तीनों बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा लॉयल कस्टमर दोनों बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है फाइनेंस। जब भी लोग फाइनेंस शब्द सुनते हैं तो बड़े बड़े बोरिंग चार्ट, स्प्रेडशीट और कभी ना खत्म होने वाले नंबर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप सिर्फ जरूरी बातों पर फोकस करेंगे तो फाइनेंस को समझना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फाइनेंस वो नॉलेज और साइंस है जिसका काम ये देखना है कि बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। इसके बाद ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा कहाँ लगाना है और फिर देखना और समझना है कि आप जैसे पैसों को मैनेज कर रहे हैं क्या वो आपको मनपसंद रिजल्ट दे रहा है या फिर नहीं। आपको किसी डरावने बार ग्राफ और लंबे कैलकुलेशन को समझने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप एक बिजनेस ग्रेजुएट हो या ना हो, तब भी आप इसे आसानी से और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मान लेते हैं दोस्तों कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, आपके प्रोडक्ट से अच्छी कमाई भी हो रही है। उसके बाद आपको कई सारे बिल्स, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह के खर्चों को उठाना पड़ता है।
इसके बाद जो बचता है वो होता है आपका प्रॉफिट। यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन की शुरुआत होती है दोस्तों। अगर आपका बिजनेस साल में 10 लाख US डॉलर कमा रहा है लेकिन आपके खर्चे 9,99,999 US डॉलर हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना दोस्तों। आपको ज़्यादा कमा करके कम खर्च करना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट घर ले जा सकें। इस प्रॉफिट को आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर अनएक्सपेक्टेड घटनाओं में सर्वाइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो बिजनेस बंद होने की नौबत आ सकती है दोस्तों। प्रॉफिट मार्जिन का सिंपल मतलब है कि पैसे कमाने के लिए आपको कितने पैसे लगाने पड़े। जब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है तब हमें प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। ये मार्जिन जितना बड़ा होगा उतना ही फायदेमंद होगा दोस्तों आपका बिजनेस। तो मान लेते हैं कि $200 कमाने के लिए आपको $100 खर्च करने होंगे। ये 100% प्रॉफिट मार्जिन हुआ। प्रॉफिट ही एकमात्र ऐसी चीज है दोस्तों जो किसी बिजनेस को लगातार चलने के लिए मोटिवेट करती है। ये आपके बिजनेस के लिए फ्यूल का काम करता है दोस्तों। ये आपके टाइम, एफर्ट और एनर्जी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट होता है। लेकिन बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में भी नहीं होना चाहिए। पैसा इसका एक टूल है। अगर आपका प्रॉफिट फिगर बहुत बड़ा नहीं है तब भी आप एक संतुष्ट और खुश बिजनेसमैन हो सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं दोस्तों। आइए इसे कहानी से सीखते हैं। एक बार एक कंपनी का सीनियर एम्प्लॉय छुट्टियां मनाने लग गया। उसके डॉक्टर ने उसे ब्रेक लेने की सलाह दी थी, इसीलिए वो एक छोटे से गांव में हरियाली और शांति के बीच कुछ टाइम बिताने के लिए चला गया। एक दिन वो वॉक पर निकला। नदी किनारे चलते चलते उसकी नज़र एक मछली पकड़ने वाले पर पड़ी। वो अभी अभी मछलियां पकड़ करके अपने बोट के साथ लौट रहा था। उसने कई बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी थी। इतनी अच्छी क्वालिटी की मछलियां पकड़ने के लिए उस आदमी ने मछुआरे की बहुत तारीफ की। उसने पूछा, सर इन्हें पकड़ने में आपको कितना टाइम लगा? ज़्यादा नहीं, मछुआरे ने कहा। उसके बाद वो बोला, आप कुछ देर और रुक करके मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ लेते? एम्प्लॉइज ने पूछा। मैं अपने परिवार का पेट भरने जितना कमा लेता हूँ, मछुआरे ने कहा। फिर आप बाकी के समय में क्या करते हैं? आदमी ने पूछा। मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, बीवी के साथ टाइम बिताता हूँ, अपने दोस्तों से गप मारने जाता हूँ। उसने कहा, सर मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको थोड़ी और देर मछलियाँ पकड़नी चाहिए। ज़्यादा प्रॉफिट से आप और ज़्यादा बोट खरीद पाएंगे। बीच में किसी आदमी के जरिए मछलियाँ बेचने की बजाय आप सीधे कस्टमर को बेच सकते हैं। फिर आप अपनी फैक्ट्री की भी शुरुआत कर सकते हैं। आप मछलियों को कैन में पैक करके ग्रोसरी स्टोर में भी बेच सकते हैं। अगर आपने सब कुछ ठीक से मैनेज किया तो आप इस छोटे से गांव से निकल करके एक बड़े शहर में रह पाएंगे। आपकी लाखों में कमाई। और इन सब में कितना वक्त लग जाएगा? मछुआरे ने पूछा। 15 से 20 साल या फिर शायद 25 साल भी लग सकते हैं, उस आदमी ने कहा। फिर उसके बाद क्या होगा? मछुआरे ने सवाल किया। यही तो कमाल की बात है। आप अपनी ढेर सारी जमा पूंजी के साथ रिटायर हो सकते हैं और उसके बाद आप फिर अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बीवी के साथ टाइम बिता सकते हैं, दोस्तों के साथ गम मारने जा सकते हैं। तो अंत में यही समझ में आता है कि मछुआरा उस एम्प्लॉइज से कम कमाते हुए भी ज़्यादा खुश था। वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने जितना कमा करके अपनी ज़िंदगी मस्त था। दूसरी ओर वो एम्प्लॉइज लाखों कमा रहा था लेकिन उसका सारा समय ऑफिस में बीत जाता था। उसके पास अपने परिवार के लिए टाइम नहीं था। इसने उसे थका दिया था, बीमार कर दिया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करने की सलाह दी थी। इसी का मतलब है दोस्तों सफिशिएंट होना, यानी कि काफ़ी होना। सिर्फ लाखों कमाने से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। आपको उतनी ही प्रॉफिट की जरूरत होती है जिससे आप ठीक से बिजनेस चला सकें और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। बचे हुए टाइम में आप इस जीवन का आनंद ले सकते हैं। अभी तो आप इस दौड़ती हुई दुनिया में इतने बिजी हैं कि आपके पास ढलते हुए सूरज को देखने का भी वक्त नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको ये भी पता ना चले कि काम करते करते न जाने कब जिंदगी की शाम हो गई। क्योंकि एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर्स को महीने के अंत में पैसे दिए जाते हैं, तो आप हर महीने के खर्च को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब तक खर्चों के बाद बचा हुआ प्रॉफिट आपकी जरूरतों को पूरा कर सके तब तक वो बिजनेस आपके लिए अच्छा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। तो आपने बिजनेस के 5 मेजर फैक्टर्स के बारे में जाना दोस्तों। वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस। आपने आयरन लॉ ऑफ द मार्केट के बारे में भी समझा। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना और ये जानना चाहिए कि क्या सच में उस प्रोडक्ट की डिमांड है या फिर नहीं।
सबसे जरूरी स्टेप है दोस्तों, बिना ऐसा किए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना बेवकूफ़ी है। अपने राइट कस्टमर्स का ध्यान खींचने के लिए आपको मार्केटिंग पर भी फोकस करना चाहिए, जिसकी आपके प्रोडक्ट को खरीदने की सबसे ज़्यादा संभावना है, उन्हीं को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए दोस्तों। अपनी गुडविल और रेपुटेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानें। सिर्फ अच्छी क्वालिटी आपको एक ब्रांड बनाने की ताकत रखता है। लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने की, उसे पसंद करने की और आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है, तब जा कर के वो बार बार आपसे खरीदेंगे और दूसरों को भी आपके बारे में बताएंगे। आपने प्रोडक्टिबिलिटी के बारे में भी जाना। इस बात का ध्यान रखें कि एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट उसी क्वालिटी के साथ समय पर कस्टमर तक पहुंचाया जाए। और अंत में आपने सफिशिएंसी के बारे में भी समझा। जब तक आप खर्चों के बाद उचित प्रॉफिट घर ले जाते हैं, तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। अमाउंट मायने नहीं रखता दोस्तों, ये सब के लिए अलग अलग होगा। ज़रूरत से ज़्यादा कमाने के चक्कर में उन अनमोल पलों को न गंवाएं जो आप अपने परिवार और अपनों के साथ बिता सकते हैं। हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी और ना ही वो कभी कम होने वाली हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम बस बिना रुके ही काम करते रहें? सिर्फ प्रॉफिट के फिगर से सक्सेस को नहीं आंका जा सकता। आपको अपने परिवार, एम्प्लॉयज़ और साथ काम करने वालों की खुशियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कुछ समय निकाल करके समाज सेवा के काम में भी हाथ बटा सकते हैं दोस्तों। सिर्फ सेवा पैसों से नहीं की जा सकती, आप अपना टाइम दे करके भी सेवा कर सकते हैं। जब आप किसी की ज़िंदगी को थोड़ा भी बेहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तब सही मायनों में वो एक मीनिंगफुल बिजनेस और जीवन होता है। तो अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे बिजनेस की शुरुआत करनी है। किसी भी चीज़ को खुद को पीछे पकड़ करके न रखने दें। अगर आपने सब कुछ समझदारी और पेशेंस के साथ फॉलो किया, तो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस बुक समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही बुक्स की समरी सुन करके अपनी लाइफ को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस बुक समरी से किसी और को भी फ़ायदा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।